मल्लिका, मल्लिका। कौन है? मैं हूँ, मातुल। अरे मातुल, आप इस वर्षा में? इस वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। देखो वर्षा ने मातुल की क्या गति की है। जो भी हो, मैंने भी सोचा मातुल के लिए तुम आज भी वही मल्लिका हो। आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल को। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की। अब स्थिति यह है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे फिसल जाता है, पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है। जानता कि राजप्रासाद में रहकर एक पैर तोड़ बैठूंगा तो ग्राम छोड़कर कभी नहीं। पीछे से मेरा घर भी इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि पैर कहीं टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी अच्छी थी, पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो घर के रहते गृहहीन हो रहा हूँ। बैठ जाइए। मैं तो कहूँगा मल्लिका, संसार में सबसे कष्टकर स्थिति हुई है तो राजप्रासाद में रहने। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे। और इससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन्हें देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को जी करता था वो मेरे सामने सिर झुका देते थे, मेरे सामने। भला बताओ मातुल में ऐसा क्या है कि कोई सिर झुकाकर उसकी वंदना करे? मातुल न देवी है, न देवता है, न राजा है, न पंडित है। तो नहीं, लोग मातुल तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। और मैं अपने शरीर को छूकर देखता, मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या उन चिकने पत्थरों का हो गया है जैसा कि मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ मुझे सबसे बड़ा सुख यही है कि कोई झुककर मेरी वंदना नहीं करता। नहीं मुझे भ्रम होता है कि मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूं या प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं। बस ये वर्षा मुझसे नहीं सही जाती है। वस्त्र सुखाने के लिए आग जला देती हूँ। अवस्था कर बच्ची है। अंबिका के न रहने से घर में कोई व्यवस्था ही न रही। यह सच है कि प्रियंग मंजरी ने तुम्हारे लिए वस्त्र और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। और इस घर के परिसंस्कार के लिए स्थपतियों से भी कहा था। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग जला दूं? वर्षा थम रही है। घिसटता घिसटता घर पहुंच जाऊं, वहीं जाकर वस्त्र सुखाऊंगा। हल्की हल्की बूंदें हैं, कहीं फिर धारासार बरसने लगा तो बस। तुमने कश्मीर का समाचार सुना है? मैं हर समय घर में रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना है। विश्वास तो नहीं होता, किंतु होता भी है। राजनीति में
कुछ भी असंभव नहीं है। जितना ही संभव है कि ऐसा हो, उतना ही संभव है कि ऐसा न हो, और यह भी संभव है कि जो हो वो न हो। किंतु समाचार क्या है? समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं? नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो विश्वास है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, पर मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में इतना मान है, कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में से किसी की धुरी नहीं पहचान पाया। मैं तो समझता हूं कि मैं जो कुछ समझ पाता हूं सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जब उस विपरीत तक पहुंचने लगता हूं तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। इससे अब तुम समझ लो कि सत्य क्या हो सकता है। मैं तो यही समझता हूं कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं जो कहूंगा कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कभी कुछ कहता ही नहीं। वो काशी गया है तो भी झूठा हूं, नहीं गया तो भी झूठा हूं। यह तो ठीक है। नहीं, तुम काशी नहीं गए। तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहां से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, किंतु तुम मेरे जीवन में सदा वर्तमान रहे हो। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूं, और आज तुम मेरे जीवन को इस प्रकार सर्वथा निरर्थक कर दोगे। जानते हो मेरे जीवन के वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? इस जीव को देखते हो? ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और मां के स्थान पर अब मैं इसकी देखभाल करती हूं। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव थूमते वो कोई नहीं हो सका, किंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की न जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो,
मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं नाम नहीं, केवल विशेषण हूं। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के साहचर्य में व्यतीत होता है, किंतु तुमने वारांगना का ये रूप भी देखा है? मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह मेघदूत की पंक्तियां गाती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में कलंक। लेकिन दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता। छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता है। किंतु मैंने ये सब सह लिया, क्योंकि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो। और आज ये सुन रही हूं कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो। उदासीन, मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ घिरे हुए हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूं, उसी घर में। किंतु फिर भी संभवतः पहचानती नहीं, और न पहचानना ही स्वाभाविक है। क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति। सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ से क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूं, मैं ही हूं। देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये स्वप्न नहीं है। स्वप्न नहीं, दिनों की यात्रा करके थका टूटा हुआ यहाँ आया कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख। बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो है नहीं। मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीगा, अभी सूखना नहीं चाहता। बहुत थक गए हो। किंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। तुम वस्तुतः पहचाने नहीं जाते। और तुम भी कहां पहचानी जाती हो? ये घर भी कितना बदल गया है। मैं आशा कर रहा था कि जब कभी यहां लौट कर आऊं, यहां सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथास्थान। परंतु कुछ भी तो यथास्थान नहीं है।
तुमने सब कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये घर मुझे कभी अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की एक एक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, और आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। तुम भी। इसलिए कहता हूं कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। तुम थके हो, बैठ जाओ। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहां आया। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से यहां नहीं आया था, आज उसी कारण से आया। आर्यमातु से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया। आज मैं उस सबसे मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। लोग समझते हैं मैंने संन्यास ले लिया है, किंतु नहीं। मैं केवल मात्र गुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहां से गया था। यहां की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वो यहां से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण अब भी है। कुंभ, बाघछाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वो आज भी मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूं कि कभी भी यहां लौट कर आऊं, यहां सब कुछ वैसा ही होगा। द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कर रहे थे करते जाओ। किंतु देख तो लो कौन आया है। वर्षा का दिखे कोई भी हो सकता है। हर समय द्वार बंद है, हर समय बंद। कौन था ये? कहा ना, कोई भी हो सकता है। परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे लगा जैसे मैं स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह ये भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। तुम थके हो, बैठकर बात करो। मैंने कई बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था, एक कारण यह भी था कि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के उस वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और वो आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं, परंतु वो अभावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी। परंतु मैं ये भी जानता था कि
कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं बार बार अपने को विश्वास दिलाता था कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मैं अपने को विश्वास दिलाता था, आश्वासन देता था कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से अपने आप को दोनों क्षेत्रों में बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता गया। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी नहीं आया। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था ये प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ। परंतु उस बार मुझे यहां आकर स्वयं से वितृष्णा हुई। मैं तब तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आया, क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और भी अस्थिर कर देंगी। मैं जानता था तुम पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, परंतु फिर भी इस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई विपरीत भाव नहीं आएगा। और मैं ये आशा लिए यहां से चला गया कि एक कल अवश्य ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। परंतु ये नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहां आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग समझते हैं मैंने उस वातावरण और जीवन में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहां के जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विनय विवर्धिता यक्षी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहां होने और तुम्हें उज्जैनी में देखने की कल्पना की। अभिज्ञान शकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब इससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है मल्लिका। चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप से टूटा था कि वो सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंची? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु ये सब यहां कैसे उपलब्ध हुई? उज्जैनी की ओर से आने वाले व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से भी होकर जाते हैं, और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं। मैंने कहकर मंगवाई थी। वर्ष 2 वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। और इनके लिए द्रव्य? वर्ष 2 वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। द्रव्य एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था।
जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वो आज और बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीगता, भीग कर लिखता वो सब जो मैं आज तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है किंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। ये कौन सी रचनाएं हैं? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम आओगे तो मैं तुम्हें ये भेंट दूंगी, तुमसे कहूंगी कि इन पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। किंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये भेंट यहीं पड़ी रह गई। अब तो ये पृष्ठ टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि तुम्हारी रचना के लिए है। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग में छोड़ दिए। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ नहीं लिखा जा सकता, परंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर आज से आरंभ कर सकते हैं। मल्लिका, किसके रोने का शब्द है ये मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, किंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए थे तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए। फिर लौट कर आए तो फिर द्वार बंद। आज का दिन ही ऐसा है। न जाने आंखों को क्या हो गया है, कभी अपरिचित आकृति भी परिचित जान पड़ती है, कभी परिचित भी परिचित नहीं लगती। बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। शब्द भी परिचित हैं और स्वर भी।
खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने वर्षों से तुम्हें देखने की लालसा थी। आओ, गले नहीं मिलोगे इसलिए कि मेरा शरीर मैला है या मुझे से घृणा है? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना, हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। मैंने उस निकटता में इतने वर्षों में अंतर नहीं आने दिया। बल्कि अब तो हम और भी निकट हो गए हैं। क्यों मल्लिका, ठीक नहीं कहता? तुम स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम, इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वो अधिकार से आता है। अब तो वो इस घर में कालिदास का आतिथ्य और स्वागत कर सकता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तभी यहीं भेंट हुई थी और अभी यहीं भेंट हुई है। किंतु ये आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यहीं होती। मल्लिका, तुमने कालिदास के आतिथ्य का आयोजन नहीं किया? वर्षों के अनंतर एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य ना हो। तुम जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों से कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को अभी नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? वो कहता है, विलोम, तुम नहीं चाहती कालिदास जाने अष्टावक्र क्या कहता है? परंतु मुझे उसकी बात का विश्वास नहीं होता। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि संभव है कालिदास ही बता सके कि उसकी बात कहाँ तक सच है, कि बच्ची की आकृति विलोम से मिलती है या माता। अब चलो देखोगे? यहां से चले जाओ विलोम। चला जाओ, इस घर से या ग्राम प्रांतर से। सुना था शासन बहुत बली होता है। मैं कह रहा हूं इस समय यहां से चले जाओ। क्योंकि तुम लौट आए हो, वर्षों से छोड़ी हुई भूमि तुम्हें फिर अपनी प्रतीत होने लगी है। क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। किंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी अधिकार दिए हैं, सत्ता दी है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पाते। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? मैं चला जाता हूं, परंतु इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। अच्छा मल्लिका, कालिदास के आतिथ्य में कोई न्यूनता न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है,
आगे जाने कभी आएगा या नहीं। अच्छा अतिथि, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं, आषाढ़ का वो ऐसा ही दिन था। ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहां ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। और क्या सोच रहे हो? और सोच रहा हूं कि उपत्यकाओं का विस्तार भी वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियां भी बिल्कुल वैसी ही हैं। और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है, परंतु ये कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। तुम कह रहे थे कि तुम फिर अत से आरंभ करना चाहते हो। हाँ, मैंने कहा था कि मैं अत से आरंभ करना चाहता हूं। वो संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, किंतु देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास,